प्रणव ऐसे नहीं बेटा, फुल फेस दिखना चाहिए, ऐसा कैमरा सेट करो। हाँ ऐसा, राइट, दिस इज लाइक अ गुड बॉय। चलो, ओके, so we are starting up with a new chapter, fundamental units of life, very important chapter। हम इसे बहुत ही डेप्थ में करेंगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि टीचर्स कराती हैं इसको एकदम हवाई मोड में, और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। Yes. क्वेश्चन की डेप्थ एकदम वो सबमरीन टाइप टच करती हैं, और इसके ऊपर से फ्लाई करके निकल जाती हैं। तो वो जो बीच का गैप है वो हमें ब्रिज करना है, ठीक है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं हम? Well, सेल को, है ना। तो हमें उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो डिस्कवरी है सेल की, ये हुई कैसे, और इसके लिए कौन सी अपरेटस ने हेल्प किया, कौन से डिवाइस ने हेल्प किया। सो डिस्कवरी ऑफ सेल की किसने थी? रॉबर्ट हुक ने, इन 1665। नोट करो, नोट्स लेने हैं साथ साथ में। Discovery of cell was done by Robert Hooke in 1665, and he took coccambium। coccambium क्या होता है? ट्री का bark। तो he like with a scalp he pierced a little uh, bark of a tree, coccambium he pierced from there, और फिर उसका माउंट तैयार किया, स्लाइड तैयार किया। आपको मैंने स्लाइड तैयार करना दिखाया था वीडियोस में कि कैसे स्लाइड तैयार करते हैं। मैम 8th में दिखाया था। 8th में दिखाया था, राइट, हाँ I 8th में ही was दिखा not दिया होगा। there. अच्छा, तो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी ग्रुप में कि स्लाइड्स कैसे तैयार करते हैं किसी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने से पहले। तो वो स्लाइड, उसको स्टेन किया, अलग अलग डाइल्यूटेड आयोडीन से भी कर देते हैं, सैफरनिन से भी कर देते हैं स्टेन किसी सेल को। उसे स्टेन किया, फिर उसे कवर स्लिप से कवर किया, स्लाइड प्रिपेयर किया, उसे स्लाइड में ऑब्जर्व किया। और जब उसने, मतलब ऐसे तो आप इसे कहते हैं माउंट करना, स्लाइड माउंट करना। तो ऐसे तो आपने माउंट करते हैं हम, लेकिन उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सिंपली कॉकैम्बियम थोड़ा सा स्क्रैप किया ट्री से, और उसको माइक्रोस्कोप, क्योंकि इन्वेंट हो चुका था तब तक, तो माइक्रोस्कोप के अंडर उसे ऑब्जर्व किया। तो ही सॉ अ पैटर्न लाइक दिस, कुछ इस तरीके से उन्हें पैटर्न दिखा, और उन्होंने देखा कि सेंटर में कहीं तो ऐसा एक डेंस सा पार्टिकल है, और इस तरीके से क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स है। तो ये जो क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स थे, दैट ही फाउंड लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम्स। तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया सेल। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? है ना। इसे क्रूड माइक्रोस्कोप कहा गया कि ये मतलब बहुत अच्छा नहीं था तब, बहुत अच्छे से मैग्निफिकेशन नहीं करता था जैसे आजकल के लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स करते हैं। तो नाउ उन्होंने ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, लिटिल रूम्स हैं, इन्हें सेल्यूला कहते हैं ना, तो उसी से द नेम डिराइव वाज सेल। ठीक है बेटा। और ये कहाँ पब्लिश हुई उनकी ये डिस्कवरी? इट वाज माइक्रोग्राफिया पब्लिकेशंस में, बुक में उनकी डिस्कवरी पब्लिश हुई कि ही ऑब्जर्व्ड सेल्स। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस 9th क्लास में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने एमसीक्यू 1 मार्कर बन सकते हैं उसमें ये आ सकता है। आगे देखिए, the cell theory was proposed independently by Sheldon, a German botanist, and Schwann, a German zoologist। फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। शेल्डन और श्वान दो ब्रदर्स थे, तो उनमें से एक ब्रदर बॉटनिस्ट बना हुआ था और एक ब्रदर जूलॉजिस्ट। एक ब्रदर को प्लांट स्टडी, बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो Animals की एनिमल्स की study स्टडी करते करते हैं। हैं, है ना। और इसको याद रखने के लिए बड़े अच्छे से याद रख सकते हो, जू से, जू में तो एनिमल्स होते हैं ना, तो जूलॉजिस्ट कौन होगा? जो जू के एनिमल्स की स्टडी करेगा, ठीक है। तो श्वान जो था वो एक zoologist था, और शेल्डन एक बॉटनिस्ट था। प्लांट थियोरी उन्होंने, सेल थियोरी उन्होंने प्रपोज की, ठीक है। और वो सेल थ्योरी क्या थी कि अब जैसे उन्होंने तो सिर्फ, रॉबर्ट हुक तो एक्चुअली, रॉबर्ट हुक एक पूरे साइंटिस्ट भी नहीं था। तो रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ ऑब्जर्व करके बताया कि
प्लांट्स के अंदर ये सेल देखे गए। इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इन्होंने सोचा चलो तू प्लांट्स पे ढूंढ और मैं एनिमल्स पे ढूंढता हूँ। और इन्होंने डिफरेंट तरीके से अलग अलग सेल्स को स्क्रैप किया और वहां एक चीज नोटिस की कि ये क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स दोनों में ही है, प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। वहां से दे केम टू अ कंक्लूजन जिसे कि कहा गया सेल थ्योरी। राइट बच्चे, आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ पर एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पर एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर गिवन है। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम इनकी डिटेल्स जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ आकर रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए अभी रुको रिया, अभी रुको। तो सेल थ्योरी किसने डिफाइन की? शेल्डन और श्वैन ने। सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट रॉबर्ट होक ने। अब 1855 में रिडोल्फ वर्शो ने इसे रिफाइन किया सेल थ्योरी को, कि सेल थ्योरी इनकम्प्लीट सी थी। उन्होंने शेल्डन और श्वेन ने कह दिया कि एवरी प्लांट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, एवरी एनिमल इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो अब वर्शो आए और उन्होंने इस सेल थ्योरी को रिफाइन किया। तो वो सेल थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो पढ़ते हैं, याद करते हैं और लिखते हैं। All organisms are made up of one or more cells or cell products। या तो हर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है या अनेक सेल से बना है या इन्हीं सेल्स के किसी प्रोडक्ट से बना है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, all metabolic reactions occur in a cell, hence cells are structural and functional unit of life। मैं कहती हूँ मैं सांस लेती हूँ, एक्चुअली बेटा मैं सांस नहीं ले रही, मैं सिर्फ ऑक्सीजन लेकर फिजिकली अपने सेल्स तक पहुंचा रही हूँ। मैं कहती हूँ मैं खाना डाइजेस्ट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं खाना डाइजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ खाने को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके सेल्स को दे देती हूँ, वहां उसमें से वो एनर्जी डिराइव करते हैं। तो जो भी मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ वो एक्चुअली सेल्स कर रहे हैं। जब मैं कहती हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रही हूँ तो एक्चुअली वो सेल की एक्सहेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सब सेल्स ने कलेक्टिवली इकट्ठी की, ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में आई और लंग्स से मैंने फिजिकली थ्रो आउट कर दी। तो जब हम कोई फंक्शन की बात करते हैं बॉडी में हो रहा है, तो वो एक्चुअली मेटाबॉलिकली सेल्यूलर साइड पे हो रहा होता है, वो एक्चुअली सेल्स कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट बच्चे? ठीक है, तो इसीलिए हम सेल को कहते हैं इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्योंकि पूरी मेरी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से ही बनी है, पूरा अमीबा एक सेल ही है, हर चीज का स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या तो एक या अनेक सेल से ही बना है, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो क्योंकि हर बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल है और उसका अल्टीमेट फंक्शनल साइट भी सेल है, इसीलिए सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अंडरस्टूड और नॉट? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का कि एक्सप्लेन सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इफ यू ओनली एक्सप्लेन ईदर ऑफ टू, फंक्शनल यूनिट सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि सारी साइट सेल्यूलर साइट पे सब फंक्शन होते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। Understood everyone or not? Next, all cells arise from pre-existing cell. As an animal give birth to only an animal and a plant give birth to only a plant. तो कह रहे हैं कि हर सेल जो हम बात कर रहे हैं वो पिछले किसी ना किसी सेल के डिवीजन से ही आया है। राइट और नॉट बच्चे? इट्स नॉट लाइक आबरा का डाबरा गिली गिली छू और यहाँ सेल बन गया। कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है सेल का क्रिएट होना। जैसे पुराने लोग क्या कहते थे, ऐसा कहते थे कि आप थोड़ा-सा गेहूँ, थोड़े रग्स, थोड़े जैसे वो पुराने गंदे कपड़े सड़ते हुए, वो थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दो तो वहाँ मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। हाँ, वहाँ चूहे पैदा हो जाते हैं। अभी कभी सुना होगा तुमने, पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं, यहाँ चूहे पैदा हो जाएँगी। और दादी-नानियों से तो अक्सर सुना होगा, बाल गीले मत बाँधो इसमें जुएँ पैदा हो जाएँगी। कहते हैं ना? तो वहाँ है ना? ये एक्चुअली मिथ है। जब तक एक लाइस पहले नहीं होगी तब तक अगली लाइस नहीं आ सकती, आप कंडीशंस कैसी भी रखो। हाँ ये है
कि अगर हम देखें कि हमने ब्रेड के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया तो हमने उसमें कोई फंगस नहीं डाला, लेकिन उसपे फंगल ग्रोथ आया तो इट डज़न्ट मीन कि वो फंगल पहले कहीं नहीं था और हमारे वाटर स्प्रिंकल करने से आ गया। वो फंगस एयर में था ऑलरेडी, जिसने रिप्रोड्यूस किया उस ब्रेड के ऊपर। तो एवरी सेल इज कमिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मैम जब तक आपने कहीं से एक लाइस कैच नहीं करी, तब तक सिर में लाइस नहीं हो सकती। जब तक आपने कहीं से रैट्स घर नहीं ले आए, तब तक घर में रैट्स नहीं हो सकते। तो ये सब पहले से कहीं से कोई जैसे अगर कहीं हम देखें कि कहीं हाउस फ्लाइज ब्रीड कर गई हैं, तो वो कोई ना कोई हाउस फ्लाई ने आके वहां एग्स ले किए हैं, तो ही वहां नई हाउस फ्लाइज बन गई हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम क्लियर और नॉट? ठीक है, तो एवरी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, इट इज नॉट व्हेन इट डिडंट स्टार्ट व्हेन आई वाज बोर्न। It started when I was there inside my mama's tummy and I was a वेरी single गुड cell, which, yes, I was in fact a single cell first. Zygote is a combination of two cells, ovum and sperm. So, when I was a single cell ovum, the sperm hitted it and became a zygote, and then zygote became a binucleated cell, and then it slowly replicated to make other cells, and then finally a ball called embryo, and then that embryo got nurtured inside mama's womb, and then it became a fetus, and then that fetus was born, and that was me. Right or not? So my journey starting as one cell. So every organism started its journey as a single cell first. Understood or not, beta? Clear or not? व्हाट चले अबाउट अभी? मैम मैम हाँ जी। आज आज हमारे क्लास टीचर ने हमें एक होमवर्क दिया था। वो जैसे हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसका नाम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं हुआ, ये फाइंड आउट करके आना कहीं से। मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया, ध्यान से लेके जाना बेटा बच्चों को। मैंने अभी तो डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, क्योंकि हर बॉडी का जैसे हम कैसे बनाते हैं, ब्रिक 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 से एक लाइन बनाते हैं पहले, फिर उन लाइंस लाइंस लाइन से एक वॉल बन जाती है पूरी, फिर उन वॉल्स 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 से एक रूम बन जाता है, फिर उस रूम 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 से एक हाउस बन जाता है, हाउस 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 से एक अपार्टमेंट बन जाता है, अपार्टमेंट 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 से एक कम्युनिटी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कम्युनिटी किससे बनी है, क्या मैं कहूँ सेल, तो वो गलत है? या ब्रिक कहूँ तो गलत है? ब्रिक से ही तो बनी है पूरी कम्युनिटी, क्योंकि ब्रिक की रिपीटेशन वाज लाइन, एंड लाइन की रिपीटेशन वाज वॉल, एंड वॉल की रिपीटेशन वाज रूम। तो एक्चुअली एवरी रूम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स ओनली। तो एक्चुअली ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। आ रही हाँ है बात बट समझ में कि नहीं आ रही? हाँ बट मैम ने तो ये पूछा था कि वो उसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो सबसे छोटी यूनिट है। क्योंकि वो सबसे फंडामेंटल है, उसके बिना लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। व्हाई वुड यू कॉल इट स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट इज लाइक कॉलिंग इट स्मॉल, नो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो तो फंडामेंटल है, उसके बिना मतलब वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो मोस्ट बेसिक चीज भी है कि उसके बिना तो मतलब उसके बिना तो आप एग्जिस्टेंस ही नहीं इमेजिन कर सकते ना। वही बेसिक चीज ही रिपीट हो रही है बार बार टू गिव यू अ बिग ब्लॉक। ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करना है। अब ना यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर लिखा है 1655 और पीछे लिखा था 1665। एनसीईआरटी में चेक करो व्हाट इज गिवन और हम वही फॉलो करेंगे। मैम इट इज व्हाटएवर इज, 1665 इन तो ये 65 हाँ 1655 यहाँ मिस 1665। प्रिंटिंग है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला ये चीज करेक्शन कर लो। और रॉबर्ट हुक याद करना है, ल्यूविनोक,
कैसे पढ़ते हैं इस नाम को? ल्यूवेनोक, एच साइलेंट है, ल्यूवेनोक। ल्यूवेनोक, एंटोन वन ल्यूवेनोक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोजोआ ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, और बैक्टीरिया को भी ऑब्जर्व किया। तो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेलुलर, उन्हें ऑब्जर्व किया इन्होंने। और ठीक है, तो इतना हाँ बड़ा जी, इतना बड़ा सरनेम। हाँ, और ये ल्यूवेनॉक के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, फुल नेम नहीं भी पता होगा तो चलेगा, बट ल्यूवेनॉक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। देन सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस को कंफर्म किया इन ऑर्किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑर्किड्स क्या होते हैं? दे आर फ्लावर्स, राइट? है ना? तो ऑर्किड्स के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस को कंफर्म किया रॉबर्ट ब्राउन ने। देन जैकब शेल्डन, मैथियस इज नॉट इम्पोर्टेंट, शेल्डन इज इम्पोर्टेंट, फुल नेम भी करना है तो जैकब शेल्डन ने सेल थ्योरी प्रपोज की इन प्लांट्स। श्वान ने प्रपोज की इन एनिमल्स। इन दोनों को कंबाइन किया गया और बाद में रिफाइन किया गया। पुरकिंजे वाज अ साइंटिस्ट, पुरकिंजी पुरकिंजी वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये सेल की बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर एवरीथिंग इन द लिविंग मैटर है, ये जितना भी लिविंग मैटर है इनसाइड, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ये सब लिविंग मैटर है, और ये पूरा का पूरा लिविंग मैटर इज स्टेटेड एज प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म किसने कही? ये टर्म पुरकिंजी ने। जो नोट नहीं करेंगे बाद में परेशान हो जाओगे, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है, और कल तक ये सारे साइंटिस्ट याद हो जाने चाहिए। हम प्रणव, अपनी स्क्रीनशॉट सीट पे लिया। लीन बैक नहीं करके पढ़ाई करनी है, कुछ समझ नहीं आएगा। सीधा बैठो एंड जॉट डाउन थिंग्स। देखो, अभी जब मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो? अपने ईयर से सुन रहे हो। मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो आप उसे अपने आईज से देख रहे हो। दो सेंसेस ही इन्वॉल्व है बस, ब्रेन तक मैसेज लेकर जाने में। अगर आप उसे अपनी हैंड से लिखोगे भी, तो एक्चुअली ब्रेन मैसेज भी दे रहा है और ब्रेन मैसेज ले भी रहा है हैंड से। तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है कंटेंट में। इसीलिए हमेशा कोई भी टीचर पढ़ा रही हो, अपनी जॉट नोटबुक्स ऑन रखो एंड कीप जॉटिंग डाउन जो टीचर बता रही है। हाँ, भले उसे बाद में पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन जब क्लास चल रही है तो जॉट डाउन तो जरूर करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि उससे यू आर मेकिंग श्योर यू आर नॉट इन दी इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ योर्स। आ रही है बेटा बात समझे? आप लोग अभी एडोलेसेंस में हो ना, दिमाग खींच के लेके जाएगा फ्रेंड ने क्या कहा था, इस मोमेंट पे क्लास में क्या हंसे थे सब, इस मोमेंट में क्या फ्रेंड ने मजाक कर दिया था। तो डिस्ट्रैक्शन के थॉट्स न्यूमरस हैं इस टाइम सिर में। उसको कम करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करो। कई बार तो मुंह से बोलकर रीड भी करो, एक और सेंसेस इन्वॉल्व कर दो, है ना? साथ में मैं रीड कर रही हूँ कुछ, तो आप भी साथ में बोल कर रीड करो। अपनी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस यहाँ रखोगे तो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपको आपका थॉट प्रोसेस। ठीक है, चलो वापस आते हैं। पुरकिंजी ने क्या एक्सप्लेन किया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसे छोड़ दो। एक्स सेल और स्पर्म सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे, ये भी नहीं। ये मोस्टली बुक जो है ना, ये फॉरेन करिकुलम के बच्चों को हम थोड़ा ज्यादा कराते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को ज्यादा कराते हैं। तो आप जो अभी इसमें कट करा रही हो वो छोड़ दो, वो आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी चीज। देन इट इज विरशॉ, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये कह दिया सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने इसे रिफाइन कर दिया सेल थ्योरी को। ठीक है, आगे चलें। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया किन्होंने ढूंढा सेल के अंदर। देन न्यूक्लियस हेरिडिटरी करेक्टर बताता है, हैकेल ने, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है नाइन्थ क्लास में। फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम का बिहेवियर माइटोसिस के ड्यूरिंग बताया, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस ढूंढा, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रस्का एंड नेल ने बनाया, वो भी जरूरी नहीं है। साइटोप्लाज्म और उसकी सेपरेशन की टेक्निक्स उन्होंने बेहरन ने बताई, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ह्यूमन सेल लाइन भी बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसके बाद सीधा सिर्फ रुडोल्फ विर्शॉ। ठीक है, आपने पहले हांसन का भी कट करवाया।
हाँ जी। इससे पहले हांसन का भी कट करवाया था ना, इससे पहले फर्स्ट वाला। नहीं, यहाँ से सिर्फ ये 1840 कट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम स्कूल के टीचर ने वो रॉबर्ट हुक से लेकर पोस्टुलेट्स जी और फिर बताया था विशा। यहाँ तक, हाँ। पोस्टुलेट्स लिखने थे क्या? हाँ, राइट, पोस्टुलेट्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 9th क्लास के फर्स्ट एग्जाम में, स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। मैम लेकिन ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो हो, कैसे? सेल थ्योरी नहीं है, पिटाई करूंगी कस के। मैम ऐसा कौन सा पोस्टुलेट, सेल का चैप्टर है जो सेल थ्योरी के बिना स्टार्ट भी हो जाएगा बेटा? मैम लेकिन ये पॉइंट्स नहीं है उसमें अलग से। हो ही नहीं सकता बेटू, पैराग्राफ में हिडन होंगे। सेल थ्योरी के पॉइंट्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बुक में पॉइंट वाइज नहीं लिखा हो। यस मैम, और तो ऐसे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। तो ये बुक तभी तो रेफर कराती हूँ, यहाँ सब रेडीमेड पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको याद करने के लिए। मैम टिपिकल क्या होता है? टिपिकल मीन्स स्पेसिफिकली, मतलब ऐसा, ऐसा ही। ओके। आई डोंट नो, दीदी को बोलो वो करेंगी पासकोड। अभी नोट कर रहे हो या कर लिया? हम स्क्रीनशॉट ले लिया था। कौन मैम नोट कर रहा है अभी? मैंने तो पहले से नोट्स बना रखे, फिर मेरे को वापस लिखने की जरूरत है। मैंने मैंने आपको पहले बना बोला दिए ना कि थे। आपने नोट्स बहुत सुंदर बना रखे होंगे, पर जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो आपको आपका इमेजिनरी वर्ल्ड ड्रैग करके नहीं ले जाए, इसीलिए जॉट नोटबुक में पॉइंट्स जरूर जॉट डाउन करो। ओके मैम। साइंस के लेक्चर्स लेते हुए हमेशा जॉट नोटबुक लेकर बैठा करो बेटा। मैम जॉट क्या होता ऐसे रफ नोट्स बनाना जल्दी जल्दी, कि पूरी लाइन पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखना बेटा, उससे बोलते हैं जॉटिंग डाउन। है? रफ नोट्स लेना। चले अभी आगे। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी बुक में डिटेल में होगा जो लिविंग साइंसेस बुक फॉलो कर रहे हैं स्कूल में। कौन एनसीईआरटी किस किस के फॉलो हो रही है? मैम मेरे स्कूल में। सबके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। मैम तो उसमें लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत डिटेल नहीं होगी। मैम इनकी नहीं, डेफिनेशन ही नहीं दे रखी। डेफिनेशन भी नहीं दे रखी। नो मैम। नाम तो जरूर होगा। अभी रेफर करेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से रेफर करेंगे। तो मैं इनके डिफरेंशिएट्स नहीं करा रही हूँ, बस आपको ये बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में लेंसेज यूज होते हैं। इतना बेसिक डिफरेंस समझ लो, बाकी सबके लिए अभी छोड़ देते हैं। ठीक है? तो बहुत ज्यादा करेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, चलो। और बहुत हाईली मैग्नीफाई कर देते हैं पिक्चर को। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, दैट इज यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, बोलो जी। मैम माय स्क्रीन इज लैगिंग, कैन आई प्लीज रिजॉइन? रिजॉइन करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर ले बेटा। चले बच्चे, अब समझे प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स क्या थे? यस। 8th क्लास में समझा था किसी ने मेरे से प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स क्या थे? यस मैम, सेल वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कुछ क्या पता है। परी बेटा? मेरी बुक में था यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, तो मैंने पढ़ा मैम वो सेल वाला चैप्टर में आपने बताया था। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कैरियोट वर्ड का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस। The word karyote means nucleus. So prokaryote means primitive nucleus. मतलब false nucleus, मतलब न्यूक्लियस का सामान तो है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पैक नहीं है ना? जैसे सामान तो है पर बिखरा पड़ा है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस का सारा सामान है, वही क्रोमैटिन मटेरियल, वही न्यूक्लियोलस, सब कुछ है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो सेल है, उसके अंदर सेल का सामान जैसे ऐसे पैक होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ये न्यूक्लियोलस है, ब्लैक कलर का डॉट होता है ये, और ये धागे धागे से क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये सामान तो है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है।
तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे कहेंगे ओके। प्रोकैरियोट्स। मैम हमारी मैम ने इसके लिए हमारे साइंस की टीचर ने इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक भी बताई थी। क्या मेमोरी ट्रिक थी बेटा? मैम की जैसे प्रो जो है वो राइम करता है नो के साथ, तो मतलब जो जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस यू का सामान सब होता है। और यू होता है वो थोड़ा सा यस ट्रू, से ट्रू से मैच करता हुआ, ट्रू। तो तो ट्रू, उसमें होता है न्यूक्लियर हाँ। तो मेम्ब्रेन। जब हम ट्रू कैरियोट बोलते हैं तो एक्चुअली उसमें यू कैरियोट सुनाई देता है ना। तो यूकेरियोट्स कौन से जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो? ट्रू कैरियोट, कैरियोट मींस न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो मतलब सामान भी है और वो एक पैकेट में पैक्ड भी है। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ओके। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों में डिफरेंसेस हमने देख लिए कि न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है। तो मतलब एक पूरा प्रॉपर एंटिटी न्यूक्लियस की नहीं है, कैरियोट एब्सेंट है। इसीलिए आप उसे कहेंगे प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट के दो ही एग्जाम्पल आपको करने हैं। वन इज बैक्टीरिया, अनदर इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, राइट? तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बस ये दो चीजें जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं। और बाकी सब कुछ आपके बने हुए सेल, मेरे बने हुए हॉर्स के, काऊ के, रैट के, और सब कुछ, हर किसी बॉडी का सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स के, सबके सेल्स, मैम दे फंगस आर भी। यूकैरियोट्स, सबके। आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? देखो, अभी सेल साइज मोस्टली स्मॉल होता है, 1 to 10 मिलीमीटर। सेल साइज इज मोस्टली लार्ज, 5 to 100 मिलीमीटर। हाँ बहुत छोटे हैं। यूनिट गलत है, मैं यूनिट वेरीफाई कराती हूँ आपको, यूनिट ठीक नहीं है। 10 मिलीमीटर का सेल बहुत बड़ा नहीं हो गया? 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। मैम मुझे लगा आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे। नहीं, यूनिट तो मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ही रिलेट करके बताया आपको। 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज बिग इनफ टू बी सीन विद दिस आईज। मैम तो प्रोकैरियोटिक दिखते नहीं है बैक्टीरिया कभी देखा तूने बेटा? देखा किधर? बुक्स में। चलो आगे देखो। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं। इसमें बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शॉर्ट फॉर्म, देन इज लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये मॉडर्न सेल्स है ना एक्चुअली। तो मॉडर्न सारा सामान है इनके पास, वो बेचारे पुराने हैं, है ना? पुराने स्टाइल के सेल्स हैं। मैम तो एक न्यूक्लियस इज एब्सेंट लेकिन जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। प्रेजेंट जरूर है बेटा जेनेटिक मटेरियल, नहीं तो वो भी डिवाइड कैसे करेंगे? लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। यहाँ पर एक ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर डीएनए अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है? इसमें वन बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एक पर ट्रू क्रोमोसोम, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो ये डिटेल बहुत ज्यादा है 9th क्लास के लिए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सेल्स डिवाइड करते हैं फिजन या बडिंग से, यहाँ पर माइटोसिस या मेयोसिस से। तो माइटोसिस मेयोसिस क्या है उसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस ईयर, अभी इसी चैप्टर के एंडिंग तक आते आते। और ये सिर्फ फिजन और बडिंग ए सेक्सुअली, बस ऐसा।
बस ऐसा टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ राइबोसोम्स ऑफ स्मॉल साइज आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स छोटी छोटी बॉल्स की तरह होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ लार्जर होते हैं साइज में, ये भी अगेन बहुत डिटेल में चला गया। यहाँ पे बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया और एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है बेटा। हम्म, मैम तो सेल चैप्टर लक्ष्मी सिंह से ही करेंगे। हाँ, सेल पढ़ना चाहिए। जो अब लेटेस्ट लखमीर सिंह है ना, जो खुद लखमीर सिंह मंजीत कौर खुद लिख रहे हैं, वो लखमीर सिंह अच्छी हैं। जो पहले वाली आई थी ना एचसी वर्मा, वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो समझ नहीं आती थी, कि वो उस लेवल पे ले जाते थे जैसे ये आज ही हमें नीट का एग्जाम दिलवाएंगे। तो वो हमें बहुत मुश्किल आती थी बच्चों को कराने में, कि इतना लेवल हाई कर देते हैं कि वो बच्चों को रिलेटेबल ही नहीं है। 9th और 10th के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं। तो तो वो इसीलिए फिर हिंदी उसको उसको तब नहीं पढ़ाते थे। पर अभी वाली जो नई लेटेस्ट लखमीर सिंह मंजीत कौर है बायो की, मतलब इस ईयर की, लास्ट ईयर की, लास्ट टू लास्ट ईयर की, वो खुद लखमीर सिंह ने खुद लिखी है, किसी से लिखवाई नहीं है। वो अच्छी है बुक्स, ठीक है। चलो, अभी हम चल रहे हैं अब यूकेरियोटिक सेल देखने और प्रोकैरियोटिक सेल देखने। तो देखिए यहाँ पर, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का। उसमें बैक्टीरियल फ्लैजिलम दिख रहा है। फ्लैजिला क्या होता है? एक लंबा सा हेयर, जो कि विप की तरह यूज होता है फॉर मूवमेंट इन वाटर। और जब बहुत छोटे 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 हेयर प्रेजेंट हो तो उसे सीलिया कहते हैं। यहाँ सीलिया नहीं है प्रेजेंट, यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, उसका फ्लैजिलम है फॉर मूवमेंट। और इसके अंदर आप देखो अगर ध्यान से, तो आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं। छोटे-छोटे न्यूक्लियस, छोटी-छोटी बॉल्स दिखेंगी, साइटोप्लाज्म दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा। और ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, प्लाज्मिड्स, पिलाई, कैप्सूल, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड, ये सब प्रेज़ेंट है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा है ना? जैसे गोल्जी अपैरेटस नहीं दिख रहा है। तो बाकी अपैरेटस नहीं दिख रहा है ना, कोई भी बाकी और मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल नहीं दिख रही है ना, तो ये हो गया एक प्रोकैरियोटिक सेल। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अभी आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी दिख रहे हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बन जाते हैं बाद में, अभी इसकी बात करेंगे कि कैसे खुद को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज करके एक एक हमारे लिए एक टूल बना देते हैं। लिखा भी हुआ है सेंट्रोसोम्स वैसे तो। अब आगे लाइसोसोम्स है, जिन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस प्लेन वंस ऐसी, बस प्लेन, जिनके आसपास कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है। फिर साथ में यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, आरईआर भी दिख रहा है, जिसके ऊपर डॉट डॉट लगे हुए हैं। और वो डॉट किस चीज के हैं? वो राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम कैसे अटैच है? न्यूक्लियस के अंदर से बन रहे होते हैं ना राइबोसोम्स, और न्यूक्लियोपोर्स में से बाहर आ रहे होते हैं। याद है 8th का ये सब कुछ सबको? न्यूक्लियस क्या होता है? एक बॉल है। ये ऐसे बेंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, फ्लैट पेपर का कटा हुआ सर्कुलर शेप नहीं है, एक बॉल है। तो बॉल है अंदर, सर्कुलर बॉल, स्फेरिकल बॉल के अंदर एक बॉल है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर छेद हैं। तो जैसे आप ये समझ लो, इमेजिन करो एक बॉल है जिसके ऊपर होल्स है, परफोरेटेड होल्स हैं। उसके अंदर बन रहे हैं राइबोसोम्स, और वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, अंदर से निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस के साथ एकदम से एक बॉडी अटैच्ड है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ईआर। जिस ईआर के ऊपर वो राइबोसोम अटैच हो जाता है, वो आरईआर, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे नहीं अटैच है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शन अलग-अलग, सिक्रीशंस होते हैं, ये कुछ और सिक्रीट करते हैं, वो लिपिड सिक्रीट करते हैं, वो अलग-अलग चीजें, इनकी सिक्रीशंस अलग-अलग होती हैं दोनों की। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। सबसे पास वाले आरईआर, क्योंकि अंदर से राइबोसोम्स बनकर बाहर आते जा रहे हैं, तो पास वालों पे तो पहले लग जाएंगे ना। और जो ट्रांस साइड होते हैं, थोड़ा दूर वाली साइड होते हैं, वहां पर एसईआर।
ठीक है, तो देखो आईसीआर दूर लेबल्ड है, आरईआर पास में लेबल्ड है न्यूक्लियस के। आ रही है बात समझ में सबको? यस ये रहा मैम। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, उसके अंदर डेंस एक मटेरियल, फिर क्रोमैटिन, ये उलझे हुए धागे, ये उलझे हुए से जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे ही सेल बड़ा हो जाता है, अब जैसे कि आप हर सेल बॉर्न होते ही तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, स्प्लिट नहीं करेगा इनटू टू सेल्स, वो पहले मैच्योर होगा ना। तो सेल जब मैच्योर नहीं है तब है उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल। अगर आपको मैच्योर्ड सेल बनाने को दिया जाता है तब आप इसे क्रोमैटिन मटेरियल नहीं बनाओगे, तब आप इसकी जगह दो डेंस से टेंस ऐसे थिकर वन से इस तरीके से क्रोमोसोम बनाओगे सेल के अंदर। मैच्योर्ड सेल बनाओगे तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का ही फर्क होता है मैच्योर्ड सेल में। जब सेल बॉर्न हुआ है या अभी बच्चा ही है तो उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल आ रही है बात समझ में? यस मैम। फिर वही कंडेंस हो गया। कंडेंस होने का मतलब क्या है? जैसे ये था क्रोमैटिन और ये था क्रोमोसोम, तो कंडेंस हो गया, थिकन अप हो गया और शॉर्टन हो गया, उसे कहते हैं कंडेंस हो गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये क्रोमैटिन मटेरियल बन गया क्रोमोसोम। आई बच्चे बात समझ में? क्लियर है ना? तो यस जब सेल इमेच्योर है तब वो क्रोमैटिन मटेरियल होता है उसके अंदर, फिर बहुत सारे धागे बना देते हैं। और जब वो मैच्योर हो चुका है, सेल डिवीजन करने वाला है, तो आप उसके अंदर सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स ऐसे क्रोमोसोम्स की बना देते हो। ठीक है? और क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे वाले भी होते हैं, पर आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप ऐसे ही बनाओगे इस तरीके से। मतलब ऊपर 1/3 पोर्शन है, नीचे 2/3 पोर्शन है। अंग्स जैसे। जैसे क्या बेटा? अंग्स ऊपर कम और पीछे ज्यादा। हाँ? मैम टोंग्स की शेप जैसे। टोंग, ओके। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली टोंग जैसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। ओके, आगे चले अभी। हुँ, ओके। मैम हुँ, हाँ जी बेटा जी। मैम इसमें पैराग्राफ बेस नहीं है क्या? इसमें पैराग्राफ बेस्ड बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। अभी तो खैर मैं आपको डायग्राम देखकर एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी तो चीज़ें थियरी तो आएगी अभी आगे। फिर आप देखोगे यहाँ है गोल्जी अपैरेटस, और गोल्जी वेसल हमेशा या गोल्जी अपैरेटस हमेशा आपको कैसे दिखेगा? एक तरफ से न्यूक्लियस की तरफ होगा और एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। ठीक है? इसे सिस और ट्रांस फेज कहते हैं, उसकी अभी बात नहीं करते, अभी वो आगे-आगे पढ़ेंगे। पर एक फेज हमेशा न्यूक्लियस से जुड़ा होगा और जुड़ा नहीं होगा, उसकी तरफ होगा, और एक फेज गोल्जी अपैरेटस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। ये किस लिए होता है? कि न्यूक्लियस ने कोई सामान बनाया, मुझे सेल के बाहर छोड़कर आना है, तो वो यहाँ से वेसिकल्स में पैक हो जाएगा, गोल्जी अपैरेटस यहाँ से उसे पैक करेगा और एक चैनल ड्रॉ करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसे बाहर निकालने के लिए। बहुत सिस्टमैटिक है सब कुछ, है ना? जैसे वेल प्लान्ड हो, आर्किटेक्चर एकदम अच्छे से अंदर, किस कौन कहाँ से सामान कहाँ डिलीवर होना है उसके लिए भी इत, चैनल ड्रॉन है। इतने छोटे सेल में इतना इतने तो बहुत बड़ा है बेटा, इतने में तो 1 मिलियन सेल आ जाएंगे। हैं। इतना तो बहुत ही बड़ा हो मैम गया तो बेटा। हमारी बॉडी में कितने होंगे? ये जो मैंने डॉट लगाया है ना, ये भी बड़ा है सेल के लिए, क्योंकि ये डॉट भी तुम्हें अपनी अनएडेड आई से दिख रहा है। ये भी बड़ा है बेटा एक सेल के मैम मैंने कहीं तो पढ़ा था कि a human in the entire universe is the equivalent of one cell on a leaf. लिए। इज इक्विवेलेंट टू 1 सेल ऑन अ लीफ। हम्म, रिलेटेबल, राइट? मैम मतलब इतने छोटे सेल में इतना सारा काम, और वो भी इतना कम टाइम में।
ओके, सॉरी बच्चा। तो अभी इन इन सब वेसिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं, ठीक है? चलो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। अर्लियर आरके वाज कंसिडर्ड एज बैक्टीरिया, इसीलिए आरके बैक्टीरिया नाम था उसका, एंड वर गिवन द टर्म नेम आरके बैक्टीरियल. Later, it was discovered that archaea have a different evolutionary line and biochemical composition as compared to bacteria. Archaea and eubacteria are similar in that they do not have true nucleus and membrane bound organelle. दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन आर्के बैक्टीरिया is not bacteria. Only the nucleus is visible under light microscope, whereas all the cell organelles can be viewed by electron microscopes. तो हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आर के बैक्टीरिया जो कर रहे हैं वो एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, वो एक डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन से निकला हुआ ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियाज अलग हैं, जिसे यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरियाज अलग हैं और आरके अलग है, इसीलिए नाउ इट इज ओनली कॉल्ड आरके। ठीक है बच्चे, चलिए अभी आगे। ओके, अब हम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ये हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसे हम स्किप करेंगे। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, जो टर्म मैंने यूज की कि न्यूक्लियस है या न्यूक्लियोइड है, उसकी अभी बात करते हैं कि वो क्या है। न्यूक्लियस क्या है बेटा? न्यूक्लियस एक लार्ज साइज की ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, और न्यूक्लियोइड बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर एनवेलप की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है ऐसे। तो यहाँ पर दो लेयर्स हैं, लेकिन न्यूक्लियोइड के ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती, इट लाइज फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। तो जहां पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं, वो न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोइड में कोई न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोइड बना दिया ऐसे। द डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू टू और मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर दो या दो से ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होते हैं। द डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू ओनली वन डीएनए मॉलिक्यूल, इसके अंदर सिर्फ एक डीएनए प्रेजेंट होता है। The DNA is associated with histones, proteins and forms chromatin. तो ये क्या है? आपको एक्चुअली अब ये याद करना है कि डीएनए बना किससे है। डीएनए इज मेड अप ऑफ, अभी तक डीएनए डीएनए पढ़ रहे थे छोटी जीन, क्लासेस में। तो गाइस, डीएनए बना किससे होता है? प्रोटीन से, ऑफ हिस्टोन्स एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स। हिस्टोन प्रोटीन्स ही लिखते हैं इसे। अभी इनके हिस्टोन्स क्या बीच होता है? में, अभी इनके बीच में क्या हेयर लाइन डिफरेंस है ना, अभी वो आपको बताऊंगी। अभी के लिए बहुत भारी नहीं करते इन चीजों को, क्योंकि डीएनए की पूरी स्टडी आगे आनी है। तो अभी तो ये समझो कि सिर्फ ये हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं। तो ठीक है, हिस्टोन क्या होता है? और भी अब बेटा प्रोटीन की एक टाइप है बच्चे, अभी इतना ही बता पाऊंगी। अभी मैं अगर आगे पहुंच गई ग्वानिन क्या है, थायमीन क्या है, तो परेशान हो जाओगे फिर। तो इसीलिए अभी उतना डीप में मत जाओ। अभी के लिए वो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो एक टाइप का प्रोटीन है जिससे डीएनए बना है, और वो क्या है? वो हिस्टोन प्रोटीन है, और यहाँ पर कोई हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, समझ में आई बेटा बात की नहीं आई समझ में? मैम डीएनए न्यूक्लियस वही देखो, होता है। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ मैंने क्या समझाया। ये एक न्यूक्लियस है यूकेरियोट सेल में, और ये एक न्यूक्लियोइड है प्रोकैरियोट सेल में। तो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड है, ये सेल के अंदर ये रहा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर एक डेंस पार्टिकल बनाना है न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इस एनवलप को, एंटैंगल्ड थ्रेड्स को क्रोमैटिन कहेंगे, और हम बाद में कह सकते हैं इसमें 2 और मोर डीएनए होंगे, राइट? और डीएनए किससे बना होगा? हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है? इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? फिर से समझाऊं, टर्म्स दोबारा बोलूं? सेल, सेल के अंदर ध्यान से सुनो सब लोग। डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल सेंट्रली लोकेटेड, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके अंदर जेनेटिक कंटेंट है, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है उसके अंदर, और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 और मोर डीएनए है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन राइबोसोम मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है? इतनी बात आई समझ में? न्यूक्लियस के बारे में चीजें याद हो जाएंगी। ये बाहर वाली लेयर्स को न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, जेली लाइक चीजें जिसके अंदर ये सब कुछ सस्पेंडेड है, सब कुछ ये लगा हुआ है उसके अंदर ना, वाटर थोड़ी है, फ्लूइड थोड़ी है। तो जो ये अंदर है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। कैसे याद रहेगा? जैसे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रहेंगी चीजें? इस पे। ठीक है? ओके। अब प्रोकैरियोट्स में याद करो, वहां पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियोइड मींस न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ठीक है? चले अभी आगे। मैम, हाँ जी। मैम डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेटो छोटे छोटे ना ऐसे कोड्स होते हैं, अगर मैं तुझे बताऊं तो, और वो भी उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं ऐसे, और ये छोटे छोटे कोड से बनता है ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर। मैम, एक कैसे भी तो, हाँ कुछ नथिंग, सॉरी। तो ये छोटे 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 कोड्स प्रेजेंट है उसके ऊपर, जिसे डीएनए कोड्स कहते हैं बेटा। ठीक है? ATCG ये कोड्स के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बन जाते हैं। मैम, so it is like a bread like structure. ब्रेड, ब्रेड, वो छोटी वाली। ब्रेड। हाँ। हम्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब तो चोटी नहीं कह सकती। ब्रेड तो 3 से बनाते हो ना, या तो बस 2 को लेके ऐसे ऐसे घुमा दो। अभी तो आप ऐसे समझ रहे हो कि ऐसे ही घुमा रहे हो, लेकिन फिर आप पढ़ोगे कि इनके भी एंगल्स हैं, मैथ्स लगी हुई है पूरी डीएनए के स्ट्रक्चर में। मतलब जो ये ऐसे 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 ट्विस्टेड है ना, इस इसकी भी एक ज्योमेट्री है कि कौन सा पोर्शन स्मॉलर है, कौन सा पोर्शन बिगर है। इसकी भी एक पूरी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लो आप, वो नाइन्थ में तो नहीं आएगी ना ये? जैसे टर्न्ड एंड ट्विस्टेड 11th में जो बायो लेगा उसे तो डिटेल में पढ़ना है इस सबको, और 9th में आपको सिर्फ इसका ट्रेलर शो किया जाएगा। तो इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे आपने आ, आप लोगों के पास वो है आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान में होती है ना, यस। क्या? क्या कहते हो, पाइप्स होती है जो पाइप क्लीनर्स होते हैं जिनसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हाँ। करते हैं, फोमी फोमी पाइप्स, पाइप क्लीनर्स जैसे होते हैं वो, यस मैम। उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दो, और फिर 2 को एक साथ रख के ऐसे रोटेट करो स्ट्रक्चर को, बिल्कुल वैसा बनेगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ऐसा रोटेटेड दिखेगा। आप अभी के लिए इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, चलो आगे देखते हैं सेल शेप। अब सेल्स तो न्यूमरस शेप के हो सकते हैं, न्यूमरस नंबर के हो सकते हैं, न्यूमरस साइज के हो सकते हैं। तो अलग अलग सेल नंबर, उनका सेल वॉल्यूम अलग 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 होता है। तो बात करते हैं अभी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ,
अगर एक रैट है और हमें हमें कंपेयर किया जाए, तो हमारे अंदर सेल्स का नंबर ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। वो हो सकता है 1 मिलियन सेल से बना हो, हम हो सकता है 100 बिलियन सेल से बने हो, है ना? कुछ ऐसा सेल का नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेल का वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो रैट है तो उसके सेल भी वो और छोटे हैं। सेल का वॉल्यूम वही रहता है। बस अगर अब बड़ा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना है, अब एलिफेंट बनाना है तो डज़न्ट मीन उसमें बड़े-बड़े सेल होंगे। सेल का वॉल्यूम वही रहता है, उसका नंबर बढ़ जाता है फॉर gigantic एनिमल्स। समझ में आ रही है बेटा बात कि नहीं आ रही? तो सेल का वॉल्यूम जो है, वो एक जैसे सेल में एक जैसा ही रहता है, लेकिन सेल का नंबर अलग हो सकता है जैसे-जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है। ठीक है? देखें इसे कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है ये चीज़। अभी मुझे बहुत सारी शेप्स भी बतानी है, इन सब के एग्ज़ाम्पल्स भी बताने हैं ताकि थोड़ा डिटेल में कर सकें हम इन्हें। हुँ। इसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एनसीईआरटी से एग्ज़ाम्पल आप ही को निकालने को कह रही हूँ क्योंकि ये थियरी है। तो खुद से होमवर्क में इन एग्ज़ाम्पल्स को निकालना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी शर्ट पे जो बटन्स लगे हैं उस शेप के आरबीसीज़ होते हैं, है ना? और घर में जो राउंड बॉल्स पड़ी हैं उस शेप के डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं। और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, मैम उनकी शेप बिल्कुल अलग होती है। उनकी शेप कुछ एलोंगेटेड शेप होती है, ऐसे यहाँ से और ऐसे। अभी के लिए बस ऐसे एक रफ लेआउट दे रही हूँ डायग्राम का। ऐसे ही आपकी जो मसल सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप, नैरोअर एट द बॉटम एंड थिकर एट द मिडल, ऐसी स्पिंडल शेप होती है आपकी मसल सेल्स की। और नर्व सेल्स मैंने आपको बता दिया ऐसे elongated। ऐसे ही जो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, स्किन में, वो ब्रांच्ड होते हैं। तो मतलब वो इस तरीके से आपस में इधर-इधर और इधर ब्रांचिंग हो रखी है उनकी सेल्स की आपस में। मैम हाँ जी। पेज 16 ऑफ लखमीर सिंह में उसमें दिया है। हाँ, तो इसकी लिस्ट आप लोग खुद से बनाओगे। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज़ डिस्कॉइडल, डिस्क जैसे, जैसे शर्ट का बटन है, वैसा डिस्क शेप का। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स कैसे होते हैं? पॉलीहेड्रल, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो 2D है ना, मैम पॉलीगनल है। डायग्राम पॉलीहेड्रन मतलब वो 3D शेप ऐसी है। आ मैम रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ऐसे ही अलग अलग, अब जैसे स्पर्म सेल है, उसका स्ट्रक्चर इज ऐसे, हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। ओवम का स्ट्रक्चर इज अ बॉल, सर्कुलर बॉल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही डिफरेंट सेल्स डिफरेंट शेप के होते हैं। इसकी लिस्ट आप लोग खुद से बनाओगे। मैम हिडन होमवर्क। अभी नहीं। चलो, अब चलो प्रत्यक्षा यही बता देगी कि कौन कौन सी क्लास में हिडन होमवर्क मिला है उसे। ठीक है? ओके। अब मैंने आपको बताया सेल वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंट रहता है। सेल वॉल्यूम is almost consistent for a specific cell type and is not dependent on the size of the organism. For example, in a bull, a horse, a mouse, the kidney and the liver cells are almost of the same size. मेरी किडनी, रैट की किडनी, हॉर्स की किडनी, बुल की किडनी, सबके किडनी के सेल्स का वॉल्यूम सेम ही होगा। ठीक है? तो सेल का वॉल्यूम फॉर अ स्पेसिफिक टाइप रिमेन्स द सेम। The variation in total mass of the organ as well as organism is determined by the number of cells and not by the volume. अगर ऑफ कोर्स मेरा लिवर बड़ा होगा रैट के लिवर से, है ना? तो जब मेरा लिवर बड़ा होगा इट डजंट मीन मेरे लिवर सेल्स बड़े हैं। इट मीन्स मेरे लिवर सेल्स ज्यादा है नंबर में। सिंपल समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? मैम आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट द लार्ज साइज ऑफ अ बफलो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ठीक है ना? चले अभी आगे। सेल नंबर। सेल नंबर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। स्मॉल साइज है तो कम होगा नंबर, लार्ज साइज है तो ज्यादा होगा नंबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे चलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल।
राइट बच्चे? अब ये रहा आपका चेक योर प्रोग्रेस, ये फर्स्ट सेट है, ये मैं आपको दे देती हूँ टू बी डन एज योर क्लास वर्क, क्योंकि आप लोगों ने नोटबुक्स में कुछ लिखा नहीं है, तो मैम इसको लिखा है पूरा ओ गुड पेज। गर्ल। चलो ये वैसे मैंने आपको दे दिया, इसे अटेम्प्ट कर लो, इसके आंसर्स जो हैं हम बाद में चेक करेंगे आपने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, सेव कर लो इस क्लिक को बिफोर यू पीपल गो। और अब इस चैप्टर को मतलब बहुत डिटेल में है चैप्टर, तो जल्दी तो खत्म होने से रहा, कम से कम 1 वीक लगेगा अगर आपको, और वो भी 1 आवर ईच डे इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि अच्छे से एक्सप्लेन हुआ क्लास में? यस मैम। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता लगे जो यस पहले नहीं मैम। पता थे? एक्सक्यूज मी मैम। स्कूल में यस मैम। पहले किस किस के कवर हो चुका है? मैम मेरे स्कूल में हो गया। मैम बट खत्म नहीं हुआ और पर फिर भी पता लगा चला। कि पहली क्लास से जैसे स्कूल में हुई थी उससे ज्यादा समझ में आया, क्लैरिटी आई यस चीजों में? यस मैम स्कूल में कम बताया था मैम ने। अब इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैम बताएगी कम और पूछेगी बहुत डीप, तो इसे अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ओके एवरीवन, चलो यस बाय बाय बच्चा लोग। मैम।